So the circulatory system, we have been doing the heart previously, and now we'll see that the left heart pumps blood into the aorta, and from the aorta it goes to whole of the body, and then the deoxygenated blood is coming back to the right lung through the superior and inferior, right heart through the superior and inferior vena cava. And what does this circulatory system do during this period? It serves the needs of the body. It maintains homeostasis में जितनी भी चीजें आती हैं ना, वो सब की सब इसमें शामिल है. टेम्परेचर होम्योस्टेसिस हो, एसिड बेस बैलेंस हो, फूड एंड न्यूट्रिशन की सप्लाई हो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन हो, एवरीथिंग. ठीक है. इट मेंटेन्स द होम्योस्टेसिस. इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, दैट इज ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. It removes the waste products, that is carbon dioxide, urea, heat and hydrogen ions, and it conducts the hormones to the target cells. Functionally, we have already discussed it is of two types. One is systemic, supplying the whole body, and the other is pulmonary, and that is supplying the lungs for oxygenation. So here we are. We see 5 types of blood vessels here, and they are the large artery, the arteriole, the capillary, the venule, and a large vein. And these 5 types of the blood vessels are responsible for completing the functions of the circulatory system. And now we see the arteries. These are low resistant tubes with strong elastic walls. जब इलास्टिक फाइबर होता है तो आप उसे खींचना चाहें तो खींच सकते हैं. ठीक है. तो इसलिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस इनके अंदर नहीं है. ये जो आपकी एओर्टा है ना, ये वाली, इसमें जब आपका वेंट्रिकल एकदम 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है तो ये रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करती, बल्कि फूल जाती है और एकोमोडेट कर लेती है उस ब्लड को. उसके बाद वेंट्रिकल तो अपना सिस्टली के बाद डायस्टली में रिलैक्स करता है. वॉल्व जो है उसका एओर्टिक वाल्व वो बंद होता है और उसमें से मजीद कोई ब्लड वेंट्रिकल में से नहीं आ रहा होता. अब ये इलास्टिसिटी ऑफ एओर्टा है. और भी जो बाकी की लार्ज आर्टरीज हैं एओर्टा से शुरू होके रेडियल और फेमरल तक सारी की सारी, इनके इलास्टिक फाइबर्स जो पहले उन्होंने रिसीव किया था ब्लड, अब आहिस्ता आहिस्ता रिकॉइल करके इस ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाते हैं. तो ये इलास्टिसिटी ऑफ दीज आर्टरीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द ब्लड when it is pumped into it, and then elastic recoil of these arteries gives a continuous supply of blood to various organs, and there is little loss in pressure. प्रेशर चूंकि इलास्टिक फाइबर्स अपना कॉन्ट्रैक्ट करके मेंटेन कर लेते हैं तो प्रेशर लॉस नहीं होता. तो इसके लिए इनको क्या कहा जाता है? इन्हें प्रेशर रिजर्वॉयर कहा जाता है. अब क्या करते हैं ये? इनका फंक्शन, पहला कंडक्ट ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स, दूसरा डू नॉट लेट लॉस ऑफ प्रेशर. तो इसके अंदर आपका हो गया प्रेशर रिजर्वॉयर. पहला फंक्शन कंडक्ट ब्लड, दूसरा फंक्शन प्रेशर रिजर्वॉयर, और तीसरा फंक्शन मेंटेन्स हाई वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टली. 3 फंक्शंस आपने याद रख. अब हम आ गए हैं आर्टीरियोल्स पर. आर्टीरियोल्स में आप देखेंगे कि इसके अंदर हैं, जो भी स्ट्रक्चर होता है वो खास फंक्शन के लिए बना होता है. इसके अंदर है स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल्स.
अब जब इसमें मस्कुलर वॉल्स हैं तो मसल तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें क्रॉस ब्रिजेस बने हुए होते हैं। ये कोई इलास्टिक फाइबर नहीं है कि खींचोगे तो खिंच जाएगा और छोड़ोगे तो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल्स हैं और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो फिर इसको खींच के बड़ा करना कोई आसान नहीं होता। ये रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं और वो रेजिस्टेंस जो ऑफर होती है दैट इज रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू दीज ब्लड वेसल्स। मसल है तो नर्व्स भी होंगी, क्योंकि मसल नर्व के बगैर तो उसने हुक्म मानना नहीं है सीएनएस का। जैसे हुक्म आएगा सीएनएस का वैसे नर्व्स हुक्म पहुंचाएंगी, वैसे मसल बिहेव करेंगे। या तो स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या दरमियाना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या कम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो arterioles have strong muscular walls, they have good innervation and the change in diameter can be several fold according to the need of the tissues। ये अभी आप थोड़ी देर बाद देख लेंगे नीड ऑफ द टिश्यूज के मुताबिक डायमीटर क्या चेंज हो रहा है। इसलिए इनको कंट्रोल कॉन्डुइट्स कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करती हैं कि कैसे ब्लड फ्लो जाना है किसी ऑर्गन को, थोड़ा जाना है, ज्यादा जाना है, बहुत ज्यादा जाना है कि बिल्कुल नहीं जाना। इसके अलावा इनका एक फंक्शन है, दे पार्टिसिपेट इन द रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। तो चलो जी इसके फंक्शन काउंट करते हैं। नंबर 1 इज रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो, नंबर 2 इज capability to change the diameter, number 3 is regulates the local blood flow, and number 4 is it participates in the regulation of arterial blood। लो जी अब हम आ गए हैं कैपिलरीज पर। कैपिलरीज के फंक्शंस के ऊपर हमने अच्छा खासा बड़ा लेक्चर लेना है, इसलिए फिलहाल इसके पॉइंट्स और वो ये है कि ये थिन वॉल्ड होती हैं, बहुत बारीक से इनकी वॉल होती है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन पोर्स में से ब्लड के जो फ्लूइड्स हैं, गैसेस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं टिश्यू फ्लूइड और ब्लड के दरमियान। वो फ्लूइड जो सेल्स और ब्लड वेसल्स के दरमियान मौजूद होता है उसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो इसमें कुछ चीजें जो हैं वो टिश्यू फ्लूइड में एंटर हो जाती हैं। ऑफ कोर्स आरबीसीज और प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं एंटर हो सकते ब्लड में से, पोर्स इतने बड़े नहीं हैं। कुछ चीजें जो हैं वो टिश्यू फ्लूइड से वापस ब्लड में एंटर हो जाती हैं और ये कैपिलरीज का फंक्शन है। वीन्यूल्स जो हैं इनके थिन वॉल्स होती हैं, तमाम कोट्स जो हैं वो आर्टरीज की निस्बत थिन होते हैं। दे हैव थिन मस्कुलर लेयर, तो ये आर्टीरियोल्स की तरह ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज एंड कोलेज टू फॉर्म लार्ज वेन्स। ये कैपिलरीज में से ब्लड को कलेक्ट करती हैं, ये आपने कैपिलरीज देखी, इसमें से ब्लड को कलेक्ट करती हैं, ये वीन्यूल्स हैं और फिर वेन बनेगी। तो ये थिन वॉल्ड है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ये अपना डायमीटर चेंज करके ब्लड फ्लो को। आप वेन्स को देखें, इनमें जो स्ट्रक्चर है वो आर्टरीज के जैसा जरूर है लेकिन आर्टरीज से थोड़ा है। एंडोथेलियम भी आर्टरीज जैसी है, ल्यूमन इसका जो है वो आर्टरीज से बड़ा है। इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स भी हैं, इसके अंदर 2-4 मसल फाइबर्स भी हैं, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू भी है, लेकिन थिकनेस ऑफ द वॉल थोड़ी है एज कंपेयर टू आर्टरीज और ल्यूमन इज लार्जर एज कंपेयर टू आर्टरीज। आप सबसे पहले आर्टरी की जब शक्ल देखेंगे जो पीछे से आपके लेक्चर में मौजूद है तो आपको पता चलेगा कि उसके डायमीटर, ल्यूमन का डायमीटर छोटा है और वॉल थिकर है, जबकि इसमें ऑपोजिट है। अच्छा, उधर भी हमने कहा था कि आर्टरीज की रेजिस्टेंस लो है, यहां वेन्स की भी रेजिस्टेंस लो है, ठीक है। और इट कंटेन्स वाल्व्स टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, ये वेन्स की खासियत है जो बाकी चीजों में नहीं है। इट इज अ मेजर रेजर्वायर ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड, जो जितना 70 मिलीलीटर हार्ट में से निकलता है ना उतना ही ये वापस हार्ट में भेज देती है। बाकी इनके ल्यूमन जो बड़े बड़े हैं उसमें जितना ब्लड पड़ा होता है वो आराम से इनमें एग्जिस्ट करता है, ये रेजर्वायर है। लो प्रेशर है इसके अंदर,
आर्टरीज में प्रेशर हार्ट से ट्रांसमिट हुआ था 120/80 और मीन उसका निकालें तो 100 बनता है, तो 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी वहां था और यहाँ पर जो लो प्रेशर है यहाँ पर कोई सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा में तो 0 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। थिन वॉल्ड ये हम कर चुके हैं। स्मूथ मसल्स कैन चेंज द कैपेसिटी ऑफ द वेन्स, तो वो भी हम देख चुके हैं कि स्मूथ मसल जिसमें मौजूद है थोड़ा बहुत इसका ल्यूमन कम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, और ये नीड्स ऑफ द सर्कुलेशन के मुताबिक अपनी कैपेसिटी चेंज करेंगे। अब ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड क्या है, टोटल ब्लड जो हमारे पास है उसमें से कितना हिस्सा सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन से पार्ट में मौजूद होता है। तो आप ये देखिए कि 7% हार्ट में है, 13% आर्टरीज में है, 7% जो है वो कैपिलरीज में है और 84% टोटल जो है वो तमाम सिस्टेमिक सर्कुलेशन को जा रहा है, जबकि 9% पल्मोनरी सर्कुलेशन को जा रहा है एट वन टाइम। Now we see the pressures in the heart जो कि हम पहले कर चुके हैं और pressures in the blood vessels जो कि अब हम करेंगे। तो आप ये देखें कि left ventricular pressure starts from 0 and maximally goes to about 120-110 millimeters of mercury and the aortic pressure starts from 80 and maximally it goes a little above 120 in the aorta. Right ventricular pressure जो है वो आपका starts from 0 and goes to 25 और pulmonary artery का pressure जो है वो आपका starts from 7 and goes to तकरीबन ये 25 तक जाके और फिर उसके बाद दोबारा नीचे आता है और यहाँ पर मीन जो इसका प्रेशर है वो 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ये जो दो सिचुएशंस दिखाई हैं, लेफ्ट एट्रियम ये रही, लेफ्ट वेंट्रिकल ये रहा और फिर ये एओर्टा ये रहा। आप देख रहे हैं कि विद एवरी हार्ट बीट देयर इज अ राइज इन प्रेशर एंड देन देयर इज ए फॉल इन प्रेशर। उसके बाद ब्लड फ्रॉम द एओर्टा गोज इनटू द लार्ज आर्टरीज। यहाँ पर चूंकि इलास्टिसिटी कम है लार्ज आर्टरीज में एज कंपेयर टू एओर्टा, तो फ्लक्चुएशंस थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास स्मॉल आर्टरीज आ जाती है। ब्रेकियल आर्टरी जिस पे आप बीपी चेक करेंगे ना, ये लार्ज आर्टरी होती है। फिर स्मॉल आर्टरीज आ जाती हैं जैसे कि रेडियल, अल्नर या फिर आपकी जैसे कि फिंगर्स में जाने वाली आर्टरी, तो दीज आर स्मॉल आर्टरीज। इनमें जाते वक्त प्रेशर थोड़ा सा, रास्ता चूंकि उसने इतना कर लिया क्रॉस तो वो कम हो जाता है, इसलिए भी कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस लार्ज आर्टरी से डेफिनेटली ज्यादा हो चुका है टोटल बॉडी में जितनी भी स्मॉल आर्टरीज हैं। फिर आप आते हैं आर्टेरियोल्स में और यहाँ आप देखते हैं कि प्रेशर अगर मीन इधर था 65 है ना, तो अब आपका ये 65 से ड्रॉप होके 25 पे जा रहा है। ये जो ड्रॉप है ये आर्टेरियोल्स में होता है और उसकी वजह ये है कि ज्यादा तंग सुराख में से इसको ब्लड को गुजरना पड़ता है, तो रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो ज्यादा होती है और प्रेशर आर्टरी को जहां से शुरू होते हैं और जहां उनकी लेंथ खत्म होती है उसके अक्रॉस प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा होता है। और कैपिलरीज में जहां कोई रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो नहीं है लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा है, 0.3 मिलीमीटर पर सेकेंड 0.3 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ब्लड फ्लो करता है, उसमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होती। फिर वेन्स में भी इसी तरह स्लोली, फिर राइट एट्रियम में थोड़ी बहुत पल्सेशंस हैं, राइट वेंट्रिकल लो प्रेशर सिस्टम है। इसको आप कंपेयर करें इसके साथ, ये और ये आप कंपेयर करें, आप देखते हैं इसमें फ्लक्चुएशंस
विद एवरी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। पल्मोनरी आर्टरी के अक्रॉस गुजरते हुए ये फ्लक्चुएशंस कम होती हैं। आर्टीरियोल्स, लंग्स की जो आर्टीरियोल्स हैं उसमें और कम हो जाती हैं, और कैपिलरी में जो फ्लो है वो स्मूथ चलता है, और पल्मोनरी वेन्स जो हैं उसमें भी तकरीबन जीरो के करीब प्रेशर आ जाता है। अगर आप ये देखें कि ये ब्लड किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है इनटू द ब्लड वेसल्स, तो आप देखेंगे कि जो तो बहुत चौड़ी आर्टरी है, जैसे कि एओर्टा का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके अंदर से जो ब्लड गुजर रहा है उसकी वेलोसिटी है 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब जो कैपिलरीज हैं उनका तमाम बॉडी, एओर्टा तो एक ही है, तमाम बॉडी में जितनी कैपिलरीज हैं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया मिला के बनता है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए ये जो है ना, कैपिलरीज के अंदर जब ब्लड फ्लो करेगा, एओर्टा से निकलेगा, स्मॉल आर्टरीज में जाएगा, थोड़ा सुस्त हो जाएगा, आर्टीरियोल्स में और सुस्त हो जाएगा, जब वो कैपिलरीज में से गुजरेगा तो 0.3 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा, क्योंकि कैपिलरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1000 टाइम्स मोर देन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एओर्टा है। फिर वीना केवा में 8 रह जाएगा, वीना केवा में एओर्टा की निस्बत स्लो होगा। ठीक है। सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा का दोनों को मिलाएं तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर उनका डायमीटर बनता है, तो वहां पर एओर्टा की निस्बत ब्लड फ्लो स्लो होता है। तो यहाँ आपने ये देखा कि फ्लो जो है, ब्लड फ्लो, इसकी वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो का ताल्लुक जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ ये है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जो भी हमने बात की कि हमारे पास एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिर हमने कहा इसके फंक्शंस हैं, इसने ब्लड सप्लाई करना है, इसने होम्योस्टेसिस करनी है, उसके अब जब हमने इसको सर्कुलेटरी फंक्शन को पढ़ना है ब्लड वेसल्स में, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम 2 बातें या 3 बातें ज़रूरी याद कर लें, और हर दफ़ा पढ़ते वक्त हम इन 3 बातों को अपने दिमाग में दोहराएं और फिर वो वाला सेक्शन सर्कुलेशन का पढ़ें। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शन आर: rate of blood flow to a specific tissue is directly proportional to the need of that tissue। जैसा कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक का ब्लड फ्लो जो है वो डाइजेशन के दौरान ज्यादा होता है, और जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे स्टमक को कम ब्लड जाता है। ठीक है। तो इसमें आपके जो असूल है वो ये है कि नीड ऑफ दैट टिश्यू के मुताबिक जिस वक्त जिसको ज्यादा चाहिए होगा वहां ज्यादा चाहिए जाएगा। तो 5 लीटर आपके पास है टोटल कार्डियक आउटपुट, उसी में से आपने देना है सारी बॉडी को, तो जहां ज्यादा जरूरत होगी वहां ज्यादा जाएगा, जहां कम जरूरत होगी वहां कम जाएगा। और कैसे जाएगा? शंटिंग के जरिए। ठीक है। The blood vessels shunt blood flow from areas of low demand to areas of high demand। ये आप एक रेस्टिंग कंडीशन देखें। रेस्टिंग कंडीशन में सपोज ये स्किन है या ये हार्ट है, यहाँ पर कम ब्लड फ्लो चाहिए था। ये जो है आपका बॉडी के टिश्यूज हैं, स्किन है, बोन है, मसल है, यहाँ दरमियाना ब्लड फ्लो चाहिए था। यहाँ पर आपको बहुत कम ब्लड फ्लो चाहिए था। ये आपके पास और ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, वहां पे भी अच्छा ब्लड फ्लो चाहिए था। तो इस तरह करके ना आपको जहां कम ब्लड फ्लो चाहिए वहां ब्लड वेसल का डायमीटर छोटा है, जहां ज्यादा ब्लड फ्लो चाहिए वहां पूरी की पूरी ब्लड वेसल पूरी खुली हुई है और ब्लड फ्लो जा रहा है। जहां पर बहुत कम ब्लड फ्लो चाहिए, आप देखें ब्लड वेसल का डायमीटर इससे भी कहीं ज्यादा कम है। और फिर दूसरी जगह फिर आपको ज्यादा ब्लड फ्लो चाहिए तो ब्लड वेसल का डायमीटर चौड़ा है। और फिर कहाँ दरमियाना चाहिए, तो अब आप देखें कि इसका डायमीटर जो है वो इसकी निस्बत खुला है, और इस ब्लड वेसल की निस्बत डायमीटर जो है वो कम है। इसका मतलब है कि 5 लीटर ब्लड जो है, जो कार्डियक आउटपुट है हमारा, या जो हमारा टोटल बॉडी है जिसके अंदर हमारा ब्लड मौजूद है, उसने आगे टिश्यूज में कैसे जाना है ये डिपेंड करता है कि आर्टीरियोल्स वेरिएबल
रेजिस्टेंस आउटफ्लो ट्यूब्स यानी कि आर्टीरियोल्स जिनका डायमीटर छोटा या ज्यादा किया जा सकता है, उनके डायमीटर को छोटा या ज्यादा करके ब्लड फ्लो जो है वो जरूरत के मुताबिक इन ऑर्गन्स को पहुंचाया जाता है। अब हुआ ये कि थोड़ी देर के बाद आपने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, अब मैंने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के लिए मसल को और स्किन को ज्यादा ब्लड फ्लो चाहिए, हार्ट ने ब्लड पंप करके सारे में भेजना है, हार्ट को भी ज्यादा ब्लड चाहिए, लेकिन इंटेस्टाइन्स को और किडनी को कम ब्लड चाहिए। तो क्या होगा कि पहले जो था आपके स्किन का ब्लड फ्लो अगर कम था, तो अब आपकी स्किन का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, मसल का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, हार्ट का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और आपके किडनीज और जो इंटेस्टाइन्स हैं उनको ब्लड फ्लो कम भेजा जाएगा। पहले आप डाइजेशन में मसरूफ थे तो इंटेस्टाइन्स को ब्लड जा रहा था, अब आप जो हैं वो डाइजेशन से फारिग हो चुके हैं, अब आपने एक्सरसाइज करनी है तो स्टमक को जाने की बजाय अब ये जो ब्लड है ये स्किन को जाएगा, और स्किन के अलावा मसल्स को जाएगा और हार्ट को जाएगा, ताकि फंक्शन ऑफ द बॉडी के मुताबिक रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए ब्लड और तमाम बॉडी की ज़रूरतें पूरी हों। The sum of all local tissue flows is equal to the cardiac output। अगर आप इनको जमा करें, इसको 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 और इसको, तो कार्डिक आउटपुट बन जाएगा जितना भी आपका है, और यहाँ पर आप इनको जमा करें तो वो बिल्कुल इसके बराबर ही होगा, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया और ब्लड वेसल्स का डायमीटर जो है वो चेंज। दूसरा जो असूल है वो ये है कि आपने जब ब्लड फ्लो टू द मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज करना है, तो आपके पास ब्लड वॉल्यूम तो 5 लीटर्स ही है, तो आप उसे कैसे इंक्रीज करेंगे? आप हार्ट रेट इंक्रीज कर देंगे ताकि वही ब्लड बार बार बॉडी में से गुजरे और पर मिनट के हिसाब से वैल्यू उसकी ज्यादा हो जाए, और आप स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, हार्ट मोर फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करके ज्यादा ब्लड पंप करेगा ताकि ज्यादा ब्लड एक वक्त में पंप हो और उसके जरिए बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो। So if the blood volume is 5 liters in a 70 kg adult, you increase the cardiac output by increasing the heart rate per minute and increasing the stroke volume per beat। तो फॉर्मूला है कार्डिक आउटपुट का, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट। नॉर्मली आपका हार्ट रेट 72 पर मिनट हो और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 मिलीलीटर पर मिनट हो, तो आपके पास कार्डिक आउटपुट आता है ऑलमोस्ट 5 लीटर्स पर मिनट। आप अगर हार्ट रेट को 100 बीट्स पर मिनट पर ले जाएं और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो इंट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन है फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ के जरिए, आप ज्यादा ब्लड एंटर करें हार्ट में और ज्यादा उतना ही ज्यादा स्ट्रेच होगा और उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी। 100 मिलीलीटर आप स्ट्रोक वॉल्यूम दे दें तो 10 लीटर्स पर मिनट बन जाता है, ये दुगना है 5 लीटर्स पर मिनट से। सो बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम यू कैन अचीव large cardiac output to supply the tissues during exercise। और इसमें आपके लिए नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, हार्ट रेट पैसे बढ़ रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है, सिंपैथेटिक नर्व स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाती हैं, और मैकेनिकल रेगुलेशन जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के जरिए बढ़ा रहा है, उस तरीके से आप अपना जो कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम और मैकेनिकल रेगुलेशन आर्टीरियोल्स के डायमीटर को कंट्रोल करके इसको लोकल टिश्यूज तक पहुंचाएगा और आपका ब्लड फ्लो ठीक होगा। तीसरा जो असूल है कि आर्टीरियल प्रेशर कंट्रोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ 1 एंड 2, इसको भी आपने ज़रूर याद रखना है, बल्कि हम जितनी मर्तबा पढ़ेंगे इन चीज़ों को आगे जाके हम हर दफ़ा इन 3 असूलों को रिपीट करेंगे, क्योंकि मसला हमें उस वक्त होता है जब आपसे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ लोकल ब्लड फ्लो पूछी जाती है और आप लिख कर आते हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल प्रेशर, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। ये डायग्राम से देखें, आपके पास स्टेटमेंट थी सम ऑफ ऑल लोकल टिश्यू फ्लोज इज इक्वल टू द कार्डियक आउटपुट, और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्डियक आउटपुट अगर 5 लीटर्स पर मिनट है
यानी 5000 मिलीलीटर पर मिनट है रेस्ट पर। तो ये सब आप जमा कर लें, ब्रेन का, हार्ट का, स्केलेटल मसल का, स्किन का, किडनीज का, एब्डोमिनल ऑर्गन्स का और अदर टिश्यूज का, बोन्स हैं और ब्लड वेसल्स को भी ब्लड सप्लाई जाती है, नर्व्स को भी ब्लड सप्लाई जाती है। तो ये सारा मिला के आपका 5 लीटर बन रहा है। आपने एक्सरसाइज शुरू की तो आपके पास कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होके 17 लीटर, 17.5 लीटर आ गया। ठीक है, अब आप देखें, इनको आप जमा करें, 750, 750, 12,500, 1900, 600, 600 और 400। तो आप उस असूल को दोबारा आप गिन ले, सम ऑफ ऑल लोकल टिश्यू फ्लोज इज इक्वल टू द कार्डिक आउटपुट। ये आपकी बात पूरी हो जाती है। और आप अगर ये कहें कि जो मुख्तलिफ एरियाज को जगह से ब्लड फ्लो कम करके दूसरी एरियाज पर पहुंचाया जाता है, तो अब आप देखें, ब्रेन को 650 मिल रहा था एंड दैट वाज 13% ऑफ 5 लीटर्स। अब ब्रेन को 750 मिल रहा है एंड दैट इज जस्ट 4% ऑफ द 5 लीटर्स, 17.5 लीटर्स। आपके हार्ट को 215 मिल रहा था, वो 4% ऑफ द 5 लीटर्स कार्डिक आउटपुट था। अब आपके हार्ट को 750 मिल रहा है एंड इट इज 4% ऑफ द कार्डियक आउटपुट ऑफ 17.5 लीटर्स। स्केलेटल मसल्स को 1030 मिल रहा था और ये 20% ऑफ द कार्डिक आउटपुट था। और अब आपको 12,500 मिल रहा है और ये 73% ऑफ द कार्डिक आउटपुट है। तो आपने रेशो चेंज कर दी, किस एरिया को कितनी ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, उसके मुताबिक आपने किसी जगह पे वेजोडाइलेशन कर दी, किसी जगह पर आपने डायमीटर कम कर दिया और इस तरीके से आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दी ऑफ द कार्डियक आउटपुट। 430 स्किन को जा रहा था, 9% था, अब 1900 जा रहा है जो कि 11% है, क्योंकि स्किन ने अब टेम्परेचर रेगुलेशन करनी है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। किडनीज को 950 जा रहा था रेस्टिंग स्टेट में, 20% ऑफ द कार्डिक आउटपुट। किडनीज को अब 600 जा रहा है जो कि सिर्फ 3% ऑफ द कार्डिक आउटपुट है, क्योंकि अब आपको पानी जो है उसको सेव करना है ताकि टेम्परेचर रेगुलेशन हो सके। एब्डोमिनल ऑर्गन्स को 24% जा रहा था, कुछ खाया है, पिया है, कोई पेरिस्टालसिस चाहिए, कोई लीवर ने काम करना है, उसके लिए 24% जा रहा था। और अब एब्डोमिनल ऑर्गन्स को 1200 से ज्यादा होके 600 जा रहा है जो कि 3% है। बाकी जिस्म को 525 जा रहा था जो कि 10% बनता है और अब आपके पास सिर्फ 2% जा रहा है जो कि आपका बनता है 400 मिलीलीटर। तो ये जो आपने बार बार इस डायग्राम को देखना है जब भी आप पढ़ेंगे और इसके जरिए आपने इस बात को समझना है कि सम ऑफ ऑल लोकल टिश्यू फ्लोज इज इक्वल टू द कार्डियक आउटपुट। और दूसरी बात ये कि शंटिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वन एरिया टू द अदर एरिया इंक्रीजेस द blood flow to the area where it is needed। और तीसरी बात यह कि cardiac output if needed is increased by mechanical and nervous stimulation। अब बारी दोबारा से आ जाती है आपकी हीमोडायनामिक्स की और आप उसमें ये देखते हैं कि हमें प्रेशर, फ्लो और रेजिस्टेंस, प्रेशर वो फोर्स थी, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट डेल्टा पी वो फोर्स थी जिसकी हमने बात की थी, फ्लो है वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो की, रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय द ब्लड वेसल्स की। इन्हीं को मुख्तलिफ तरीकों से हम लिखते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से हम रीड करते हैं और इसी में हमारी हीमोडायनामिक्स सारी आ जाती है। The relationship among blood pressure, blood flow and the resistance to blood flow is collectively referred to as hemodynamics and these factors demonstrate the general Poiseuille's law। तो हीमोडायनामिक्स को हम किस चीज के जरिए शो करते हैं? पॉइजलेस लॉ के मुताबिक। और इसकी सिंपल फॉर्म जो है वो है F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय आर। हमने पहले एरिया किया था ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब हम रेजिस्टेंस पर आ गए डायरेक्टली। एरिया को हमने कर लिया एक दफा, अब जो हम फॉर्मूलाज लगाएंगे उसमें हम एरिया जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसको देखेंगे। Blood flows, that is F, in the vessels from high pressure to low pressure, delta P, and it is affected by the resistance. Also by the delta of the P, कि कितना gradient है high pressure से low pressure में, उस पर भी डिपेंड करता है कि rate of blood flow क्या होगा।
अब आपके पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड फ्लो। तो पॉइजलेस लॉ को जब पॉइजलेस इक्वेशन बनाया जाता है तो आप जानते हैं कि कुछ कांस्टेंट वैल्यूज को बीच में इंसर्ट करते हैं। तो दिस इज F इज इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा एल। फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड फ्लो में आप कांस्टेंट जो चीज ले रहे हैं वो है पाई ओवर 8 और डेल्टा पी आपका वही है ऊपर और डेल्टा पी के साथ आपका रेडियस भी आ गया। अगर किसी ब्लड वेसल का रेडियस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस टू फ्लो कम होगी, अगर रेडियस कम है तो रेजिस्टेंस टू फ्लो ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस को जब आपने लिया तो वो 8 ईटा एल ओवर आर रेज टू द पावर 4 थी। ये जब नीचे थी तो फिर आपकी 8 ईटा एल नीचे आ गया और जो आर रेज टू द पावर 4 है वो ऊपर आ गया। इसे जब हम व्हाइट बोर्ड पर कैलकुलेट, अब आपके पास जो कुछ भी बीच में लिखा हुआ है ना सारा बुक में कि आप जब सीरीज में आप रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और पैरेलल में आप रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें जो है ना वो आगे आपने कहीं नहीं इस्तेमाल करनी। थ्रू आउट द सर्कुलेशन आपको उन चीजों को इस्तेमाल करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए खामखा में हम उसके ऊपर टाइम नहीं जाया करेंगे। हम अपनी कंसंट्रेशन रखेंगे ज्यादातर उन चीजों की तरफ जो हमने बाद में थ्रू आउट द चैप्टर्स ऑफ सर्कुलेशन इन गाइडेंस जिनको हमने आगे जाके पढ़ना है। अब आपके पास मेथड्स फॉर मेजरिंग ब्लड फ्लो ये आ जाता होता है पेपर में। फ्लो मीटर्स हैं आपके पास जिनके जरिए आप चेक कर सकते हैं। ये जो आपके सामने शक्ल बनी हुई है ये सी इसकी मशीन की असली शक्ल है और जो उसका मैकेनिज्म है वो ये है कि आपने मैग्नेट रखा हुआ है और उसके नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान से आप एक वायर गुजारते हैं और जब फ्लो के जरिए ब्लड गुजरता है उस ब्लड वेसल में से जिसके दोनों साइड्स पर आपकी नॉर्थ और साउथ पोल लगे हुए हैं, तो होता यह है कि उस ब्लड फ्लो की वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाती है। ये फ्लोमीटर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकते हैं और डॉपलर अल्ट्रासोनिक भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर्स में प्रिंसिपल ये है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इन इलेक्ट्रोड्स ऑन अ ब्लड वेसल, आपने देख लिए इलेक्ट्रोड्स ऑन द ब्लड वेसल कौन से हैं। ये ब्लड वेसल है, इसके ऊपर आपके इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। ये नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान आपने ब्लड वेसल रख दी, इसमें से ब्लड गुजर रहा है और जैसे जैसे ब्लड गुजर रहा है तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इन इलेक्ट्रोड्स ऑफ ऑन अ ब्लड वेसल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड द ब्लड फ्लोज थ्रू द वेसल। ब्लड फ्लो कर रहा होगा तो ये हिलेगा वरना नहीं हिलेगा। तो ये देखें जीरो से गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो हिल के कहाँ आ गई। द एडवांटेज इज इट कैन रिकॉर्ड चेंजेस इन फ्लो less than 1/100 of a second for pulsatile flow changes। और ये जो स्टेडी फ्लो चेंजेस, स्टेडी फ्लो अगर किसी का चल रहा है ना तो आप जरा सा ये अपना ये रखेंगे, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ब्लड वेसल के इर्द गिर्द एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये आपके जो स्विच है ये प्लग करेंगे इनटू द गैल्वेनोमीटर और आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आप मेजर कर सकेंगे कि फ्लो कितना जा रहा है इस ब्लड वेसल में। कुछ ब्लड वेसल ऐसी होती हैं जो बाजू का ब्लॉक हो जाती हैं, तो ये आपको फायदेमंद है ये मेजरिंग ब्लड फ्लो का मेथड। तो अब आपका दूसरा जो मेथड था वो था अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। और अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर में आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप अल्ट्रासाउंड मशीन के जो प्रोब है आपका वो आपने रखा है ब्लड वेसल के ऊपर और जो वेव गुजर रही है आपकी ब्लड जो गुजर रहा है यहाँ से शुरू हुआ गुजरना और यहाँ से गुजर के बाहर चला गया, तो ये जो आपका प्रोब रखा हुआ है उसमें से वेव जो इसके अंदर ब्लड में से है उन्होंने वेव ट्रांसमिट की इधर। जब इसमें से वेव्स ट्रांसमिट हुई और फिर वो रिफ्लेक्ट होके आपके प्रोब में गई तो उससे जो आपका डिफरेंस फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो आया वो आपने मेजर कर लिया। सो अल्ट्रासोनिक डॉपलर फ्लोमीटर रिकॉर्ड्स चेंजेस इन रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय द फ्लोइंग आरबीसीज इन द वेसल। ब्लड वेसल में आरबीसी फ्लो कर रहा था, उसमें से जैसे ही कोई आरबीसी गुजरेगा तो फौरन जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं
वो इस ऑब्स्ट्रक्शन को फील करेंगी और उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और जो ही आपकी ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई पता चलेगी तो आपको वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो का पता चल जाएगा।